हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न फन पर। और जैसे कि आप लोगों को हमने प्रॉमिस किया था कि भैया डायग्राम वाली वीडियो जो है आप लोगों के लिए हम बना देंगे। सो अब आपके सामने एक वीडियो आ रही है जिसके अंदर एनसीईआरटी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो मैंने सारे के सारे डाल रखे हैं। कुछ कुछ डायग्राम्स ऐसे हो सकते हैं जो मैंने शायद यहाँ पे नहीं रखे हैं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या उनको ऐसे समझ लेना कि वो तो मतलब आते नहीं एग्जाम में इतना फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बहुत ही ईजी डायग्राम है एंड बहुत ही बेसिक डायग्राम है। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं हम लोगों से, मतलब क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, इस डायग्राम को ड्रॉ करने के हम लोगों के पास क्वेश्चन आते रहते हैं कि फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है या एलएस ऑफ फ्लावर जो है उसको ड्रॉ करना है। काफी इजी है। आप लोगों को यहाँ पे सेपल्स ड्रॉ करनी है, यहाँ पे आपको पेटल्स ड्रॉ करनी है, यहाँ पे आपका स्टेमन है और बीच में आप लोगों को पिस्टल है। सो बहुत ही बेसिक डायग्राम है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का एक स्टेमन का डायग्राम है। ठीक है, देखो ये डायग्राम मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ना कि इनको आप बना सकते हैं, इनमें कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे स्टेमन जो ड्रॉ करोगे सेम स्टेमन यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा, बस यहाँ पे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स दिखा रखे हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है कि एंथर का या कह सकते हो माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम ड्रॉ करिए और उसके अंदर जो 4 लेयर्स हैं वो भी रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम वगैरह सब कुछ मार्क करना होता है। इसके ऊपर आते भी हैं क्वेश्चंस, कभी कभी एग्जाम में डायग्राम बना के दे देते हैं और यहाँ पे ABCD लिख देते हैं, तो आप लोगों को वो फिल करना होता है। ठीक है, अच्छा पोलन ग्रेन का डायग्राम भी क्या कहते हैं हम लोगों का इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में हो सकता है आप लोगों को पोलन ग्रेन का डायग्राम जो है ड्रॉ करने के लिए जरूरत पड़े। मैं ये क्वेश्चन मतलब मैं डायग्राम्स ना वैसे नहीं दिखा रहा कि जिनका स्पेसिफिकली ड्रॉ करने के लिए आएगा, मैंने वो डायग्राम्स भी दिखा रखे हैं यहाँ पे। जैसे अगर आप लोगों से पूछता है कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। आप लोगों को माइक्रोस्पोर, फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट, फिर यहाँ पे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, सो ये सारे डायग्राम्स एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ ओव्यूल का डायग्राम आता है, तो यहाँ पे ओव्यूल का डायग्राम दे रखा है। ओव्यूल के अंदर यहाँ पे हमारा जो भी लेबलिंग्स है बढ़िया तरीके से, जैसे इस डायग्राम में देखोगे तो सारी लेबलिंग एक तरफ कर रखी है और अच्छे तरीके से कर रखी है। तो डायग्राम को बच्चे पूछते हैं कि भैया पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, लेबलिंग सारी की सारी एक साइड ड्रॉ करनी है। ऐसा मत सोचना कि खराब बन रहा है या अच्छा बन रहा है या हम लोगों को तो पसंद ही नहीं आ रहा है। डायग्राम जैसा भी बने उसको ड्रॉ कर देना, लेकिन लेबलिंग जो है परफेक्ट करना। लेबलिंग में ऊपर नीचे मत करना, क्योंकि जो मेन एग्जामिनर होता है वो लेबलिंग देखता है, उसको पता है कि सबकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है, तो इट्स फाइन। ठीक है, सो आप लोग लेबलिंग पे मेनली ध्यान देना है। सो ओव्यूल का डायग्राम भी आप लोगों को पता है काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अब ये मेगास्पोरोजेनेसिस का डायग्राम है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये वाला डायग्राम देख लेना, बट आप लोगों को पता है कि हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि वाई एम्ब्रियोसेक जो होता है, ठीक है, एम्ब्रियोसेक इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। तो वहां पे हम लोगों को ये वाला डायग्राम जो है ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ पे एंटीपोडल्स दिखा रखे हैं, सेंट्रल सेल दिखा रखा है, सिनर्जिड दिखा रखा है और एग भी दिखा रखा है। सिनर्जिड के अंदर यहाँ पे हम लोगों को फिलिफॉर्म अपरेटस भी दिखा रखा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और इस डायग्राम में मेंशन कर देना, एंटीपोडल्स हमारे हैप्लॉइड होते हैं, सेंट्रल सेल हमारा डिप्लॉइड होता है। ठीक है, बाकी एग भी हमारा हैप्लॉइड होता है एंड यहाँ पे जो सारे स्ट्रक्चर्स है ये सारे के सारे हैप्लॉइड है। तो सेंट्रल सेल हमारा डिप्लॉइड होता है, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिस्नेरिया। तो पॉलिनेशन कैसे होता है वेलिस्नेरिया के अंदर, अगर वो क्वेश्चन आता है तो पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया, अगर वो क्वेश्चन आता है तो उसमें आप क्या कहते हैं वेलिस्नेरिया, तो उसमें ये डायग्राम जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेसिफिकली मैं वो डायग्राम्स दिखा रहा हूं जो कि आप लोगों से स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। कभी कभी एग्जामिनर आपको बोलेगा एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। अब वहां पे उसने ये मेंशन नहीं करा है कि डायग्राम ड्रॉ करो, बट आई विल सजेस्ट कि आप वहां पे छोटा सा डायग्राम जो है दिखा करके आ सकते हैं, ड्रॉ करके आ सकते हैं कि फीमेल फ्लावर अपनी कॉइल्ड स्टैक से ऊपर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल फ्लावर्स जो होते हैं सरफेस पे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेल फ्लावर्स जो होते हैं फीमेल के पास आते हैं, तो ये सब कुछ आप दिखा सकते हो। ओके, चलो जी। सो ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में किस तरीके से जर्मिनेशन होता है पोलन ट्यूब का, जर्मिनेशन एंड ग्रोथ जो होती है किसकी, पोलन ट्यूब की, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये डायग्राम भी हम लोगों से पूछा जाता है। अच्छा, ये डायग्राम है मोनोकॉट सीड का। अब मोनोकॉट सीड का मैंने यहाँ पे डायग्राम क्यों स्पेसिफिकली मेंशन किया है, डाइकॉट सीड का क्यों नहीं किया, क्योंकि डाइकॉट का सबको आता है, बस यहाँ पे अपने को एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखानी है। ठीक है, और यहाँ पे अपने को एक कॉटिलिडन, यहाँ पे दूसरा कॉटिलिडन, इसको आप मार्क कर देंगे प्लम्यूल,
ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ आता है अपन को, 10th क्लास में भी पढ़ा था हम लोगों ने, कॉटिलिडन्स हो जाएंगे। मोनोकॉट में मैंने क्यों आप लोगों को बोला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ना सिंगल कॉटिलिडन होता है, ये पूरा का पूरा कॉटिलिडन है एक सिंगल, और यहाँ पे स्क्यूटुलम उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के अराउंड एक लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एलेरोन लेयर की सेल्स होती है। तो ये सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा, कॉलियोपेटाइल वगैरह और कॉलियोराइजा वगैरह जो है ये सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ही आए, हो सकता है कि आपको इन पार्ट्स की जगह ABCD लिख दे और आपसे बोले कि किस तरीके से क्या कहते हैं, कौन सा पार्ट क्या मतलब फंक्शन करता है, या ए पार्ट का क्या फंक्शन है, ए पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, अगेन आप लोगों को पता है दिस इज इंपॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सॉरी ये भी मेल ही है, ठीक है, मेल में से कोई एक कर लेना, या तो ये वाला कर लेना या तो ये वाला कर लेना, जैसे जो आपको ईजी लगे वो कर लेना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं, ये वाला डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी रेयरली पूछा जाता है, बट ये हमारा डायग्राम दिखा रखा है स्पर्मेटोगोनिया के अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सर्टोली सेल्स दिखाए गए हैं और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। ये डायग्राम शायद ड्रॉ करने के लिए नहीं आए, हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे पूछ ले कि सर्टोली सेल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आप लोगों से पूछ ले कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सा है, आप लोगों से पूछ ले कि स्पर्मेटिड्स कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो स्पर्मेटिड्स दिखा रखे हैं, जो बड़े हैं मैच्योर्ड है पीछे की तरफ वो स्पर्मेटोजोआ हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्पर्म का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, स्पर्म के डायग्राम के अंदर आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से हेड लेबल करना पड़ेगा। स्पर्म के हेड में अपना DNA प्रेजेंट होता है फादर का, आपको मिडल पीस लेबल करना पड़ेगा, मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो यहाँ पे मेंशन्ड है, विच इज सोर्स ऑफ एनर्जी, और टेल जो कि मोटिलिटी में या मूव करने में हेल्प करती है। स्पर्म का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली ना बोले लेकिन आपको बोले कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो आप वहाँ पे अगर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे तो साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये नेक वाला रीजन है, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो डिवीजन में हेल्प करते हैं, ओके। ऊपर एक्रोजोम दिखाना पड़ेगा, एक्रोजोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं, वो एंजाइम्स स्पर्म को हेड करती है टू डाइजेस्ट दी क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ एग, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बीच में डिफरेंस है, ये डायग्राम एग्जाम में नहीं आएगा, बट अगेन जब यहाँ पे आप स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस लिख रहे हैं सो वहाँ पे कुछ बेसिक अगर ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों से जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे आप लोगों से हो सकता है बोल दे कि यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जगह A लिख दे, ठीक है, एंड मियोटिक डिवीजन की जगह B लिख दे, तो आप लोगों से पूछ सकता है कि इनको फिल करो या इनकी जगह क्या आएगा, तो ऐसे डायग्राम्स यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि FSH का लेवल या LH का लेवल कहाँ पे पीक पे होता है, FSH का लेवल कहाँ पे पीक पे होता है, ओव्यूलेशन हमारा कहाँ पे हो रहा है, 14th डे के आसपास हो रहा है, किस तरीके से एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है अपनी बढ़ रही है, प्रोजेस्टेरॉन्स के लेवल कहाँ पे इंक्रीज होते हैं, एस्ट्रोजन के लेवल कहाँ पे इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस डायग्राम में अच्छे तरीके से पता लग जाएगी। ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा ये डायग्राम, बट इसका जो हार्मोनल कह सकते हैं हार्मोनल पीक्स हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से इस डायग्राम के थ्रू देख लेना, क्योंकि आप लोगों को सिंपली बोलेगा क्या कहते हैं कि अपना एक्सप्लेन करिए द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहाँ पे आप जाहिर सी बात है अब ये एग वगैरह या ओवम वगैरह तो बना नहीं पाएंगे, ग्राफिन फॉलिकल तो बना नहीं पाएंगे, बट आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा था कुछ कुछ बुक्स में क्या हो रखा है ना, कुछ कुछ बुक्स में या कुछ कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों से बोला था टू ड्रॉ ग्राफिन फॉलिकल, तो ग्राफिन फॉलिकल का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया था, ठीक है। तो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल होता है, इसके अंदर हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं एग पड़ा है और यहाँ पे एंट्रम है, कैविटी है और उसके बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि ग्राफिन फॉलिकल का डायग्राम कैसा है, तो वो सीख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ ग्राफिन फॉलिकल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले डायग्राम की तरफ। जो हमारे डायग्राम है मेनली स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में ही है, इकोलॉजी में कोई डायग्राम खास नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी में भी कुछ खास डायग्राम है नहीं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी कुछ एक दो डायग्राम्स ही हैं, वो भी मैं ऑलरेडी वैसे करवा चुका हूँ, बट बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे सर्जिकल मेथड्स के अंदर वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी जो है, ठीक है, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी वाले डायग्राम्स ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आप लोगों को डायग्राम दिखा के पूछ लिया जाए, अगेन ड्रॉ करने के लिए नहीं, हो सकता है डायग्राम दिखा के पूछ ले कि ये जो डायग्राम है कौन सा सर्जिकल मेथड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायग्राम कौन सा सर्जिकल मेथड रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूरे और मिलर का, ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका क्वेश्चन हम लोगों ने एवोल्यूशन वाले सेशन में भी किया था। यहाँ पे आप लोगों से पूछ लेता है कि ये स्ट्रक्चर है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक रॉड्स, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है, गैसेस कौन कौन सी होती है यहाँ पे पूछ लेता है कि इस चेंबर के अंदर, ठीक है, वैक्यूम चेंबर के अंदर कौन कौन सी गैसेज होती है ये पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पे अपना वैक्यूम पंप है, ठीक है, ये अपना वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक लिक्विड्स है, यहाँ पे लिक्विड वाटर है टैप के अंदर, ये बॉइलिंग वाटर है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, जैसे कंडेंसर है जो पानी को ठंडा कर रहा है, ठीक है, वेपर्स को ठंडा कर रहा है, सॉरी, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे है। मेनली ये डायग्राम्स जो होते हैं आप लोगों को पूछे जाएंगे कि ए का क्या फंक्शन है, ए में क्या प्रेजेंट है, बी में क्या प्रेजेंट है, बी वगैरह सब कुछ वो लेबल कर देंगे। ठीक है, रेयरली होगा जो आपको ड्रॉ करने को मिलेगा, बट कोशिश करना जहाँ पे अगर कहीं मेंशन नहीं करा है कि जैसे अब आपको बोल रहा है कि एक्सप्लेन फीमेल, देखो दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको बोलेगा एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब दो तरीके के बच्चे होंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको क्या कहते हैं अच्छे तरीके से कि ओवरीज प्रेजेंट है, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है यूट्रस की ये वॉल्स हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से सारे पॉइंट्स लिखेंगे, टॉपर भी सारे पॉइंट लिखेगा। बट फर्क क्या होगा ना कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि विद हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो होंगे वो डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम का मेंशन नहीं होता है, बट उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरीके से हम लोगों को उसको हैंडल करना है, तो वहां पे आप लोगों को डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ ये हमारा सिलेक्शन जो है डिफरेंट टाइप के वो दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, ये हमारा डायरेक्शन है, ये डिसरप्टिव है। तो आप लोगों को ग्राफ दिखा करके पूछ सकते हैं कि अपना स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कौन सा होता है, डायरेक्शनल कौन सा होता है, डिसरप्टिव कौन सा होता है, तो ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये ड्रॉ करने के लिए नहीं आए, हो सकता है ड्रॉ करने के लिए भी बोल दे कि स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन का ग्राफ ड्रॉ करिए या डायग्राम ड्रॉ करिए। ठीक है, बट इसको एक बारी नजर, मतलब इन डायग्राम्स के ऊपर नजर मारनी है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है। यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स इंक्लूड करें, हो सकता है कि आप लोगों को ये लगे कि भैया आपने तो मतलब बहुत ज़्यादा डायग्राम्स दिखा दिए हैं, शायद ये इंपॉर्टेंट भी ना लगे आप लोगों को, बट मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई भी चीज़ छोड़े। ठीक है, अगर आप डायग्राम पे नज़र डालना ही चाह रहे हैं तो इन डायग्राम्स पे नज़र डाल लीजिए, और ऐसा भी नहीं कि बुक खोलने की जरूरत है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख ही रही है इस वीडियो के अंदर, पॉज कर करके देखते रहना, एक बार डायग्राम रिवाइज कर लेना। ऐसा तो है नहीं कि मैं सामने से खड़ा हूँ दिख नहीं रहा है, तो पॉज कर करके रिवाइज करते रहना। ठीक है, यहाँ पे मैंने डीएनए की चेन का डायग्राम दिखा रखा है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिफ्थ एंड कौन सा होता है, थर्ड एंड कौन सा होता है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी वगैरह सब कुछ पता होनी चाहिए। फिफ्थ एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, थर्ड एंड पे OH ग्रुप होता है। हो सकता है पूछ ले, हो सकता है क्या कहते हैं इतना स्ट्रक्चर बना के आप लोगों से पूछ ले कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन सा है, ठीक है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कौन सा है, थर्ड एंड कौन सा है, फिफ्थ एंड कौन सा है, पूछ सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोसोम यानी कि जब डीएनए पैकेजिंग के दौरान ये हिस्टोन ऑक्टामर है, इसके ऊपर हमारा डीएनए रैप हो रखा है। ठीक है, सो दिखा दिया बस मैंने, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियोफाज का, जो हर्शे एंड चेज ने बैक्टीरियोफाज के साथ एक्सपेरिमेंट करा था। तो अगर आपको वो बैक्टीरियोफाज वाला एक्सपेरिमेंट आए एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप यहाँ पे सब कुछ दिखा सकते हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, फिर सेंट्रीफिकेशन, स्टेप बाय स्टेप दिखा देंगे, और इसके आगे 2-2 4-4 पॉइंट्स लिख, मतलब इन्फेक्शन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, ब्लेंडिंग को कर देंगे, सेंट्रीफिकेशन को कर देंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, सो हर्शे एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट है इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो मेसेल्सन एंड स्टाल का ये जो सेमी कंजर्वेटिव वाला एक्सपेरिमेंट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट अगर एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप 2 डीएनए को कैसे दिखाएंगे। आप यहाँ पे एक रेड डीएनए दिखा रहे हैं, और जो हम लोगों ने रेड डीएनए को N14 मीडियम में डाला था तो नए बैंड बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो हैवी डीएनए है फर्स्ट जनरेशन में ही वो गायब हो जाता है, फर्स्ट जनरेशन में ही हमारे पास हाइब्रिड डीएनए आ जाते हैं, एंड उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास लाइट डीएनए चालू हो जाते हैं। हम कितना भी आगे बढ़ लें, कितना भी आगे बढ़ लें, अब हमारे पास कहीं भी हैवी डीएनए नहीं आएगा, लेकिन हमेशा हमारे पास 2 हाइब्रिड डीएनए रहेंगे। आप इस साइकिल को n नंबर ऑफ टाइम्स भी कर दीजिए, लेकिन हमेशा आपके पास 2 हाइब्रिड डीएनए रहेंगे और आपके पास लाइट डीएनए रहेंगे। ठीक है, तो कभी कभी हम लोगों से पूछ लेते हैं कि आफ्टर 4 साइकिल्स क्या रेशियो होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, सो हमेशा याद रखना कि आपको हैवी डीएनए तो कभी देखने को ही नहीं मिलेगा, तो रेशियो जो भी आपका बनता है आफ्टर 4 साइकिल्स में बता रहा हूँ, 4 साइकिल्स के बाद आपका रेशियो बनता है, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 4 साइकिल्स के बाद
ठीक है, आपको 16 क्या कहते हैं वो मिलेंगे, डीएनएस मिलेंगे, डीएनए के स्टैंड मिलेंगे टोटल 4 साइकिल्स के बाद। एक के बाद 2 मिल रहे हैं, 2 के बाद 4 मिल रहे हैं, 4 के बाद 8 मिलेंगे तीसरी में, और 8 से 16 मिलेंगे। ठीक है, सो जो रेशियो आता है हमारा 0:14 आता है। यहाँ अपना हैवी डीएन है 15N है, यहाँ पे हमारा हाइब्रिड है 15 और 14N है, यहाँ पे हमारा सिर्फ 14N है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 0:17। ठीक है, तो ये रेशियो होता है ऑफ मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट आफ्टर 4 जनरेशन। ठीक है, 4 जनरेशंस। इसको आप आगे फर्दर कर सकते हैं, हो सकता है 5th जनरेशन पूछ ले, तो 5वीं जनरेशन में क्या मिलेगा, जैसे हम लोगों ने निकाला, फर्स्ट में क्या मिला 2, फिर 4, फिर 8, 16 डबल हो रहे हैं ना, 16 के बाद 5वीं जनरेशन में क्या मिलेगा 32 मिलेगा। ठीक है, तो बस डबल हो रहे हैं। तो 32 में अगर आप भी करेंगे तो 32 के अंदर 0 रहेगा हैवी वाला, 2 रहेंगे हाइब्रिड, और 34 हमारे रहेंगे, सॉरी कितने 32 था ना, तो 30। ठीक है, तो 30 हमारे रहेंगे क्या उनसे, 30 हमारे रहेंगे लाइट वाले। इसका रेशियो निकाल दोगे 1:15। ठीक है, तो ये आपको हो सकता है रेशियो निकालने के लिए पूछा जाए, तो मैं इस चीज को बस यहाँ पे समझाना चाह रहा था। बाकी ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का अपना क्वेश्चन है, कभी कभी हम लोगों से पूछ लेते हैं कि प्रमोटर कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो 3rd एंड के अपस्ट्रीम पे या 5th एंड के डाउनस्ट्रीम पे होता है। ठीक है, सॉरी हाँ ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेटर कहाँ पे होता है, तो 5th एंड पे होता है, या टेम्पलेट स्टैंड, बेसिकली टेम्पलेट स्टैंड मेंशन करते हैं, टेम्पलेट स्टैंड के डाउनस्ट्रीम पे या अपस्ट्रीम पे कहाँ पे होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पता होना चाहिए कि 3rd एंड पे यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रमोटर है, 3rd एंड के लास्ट में 5th एंड पे वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है टर्मिनेटर, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होती है, ऊपर वाला टेम्पलेट होता है, नीचे वाला कोडिंग स्टैंड होता है। कोडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो सीक्वेंसेस होते हैं इट इज सेम टू द हमारा जो एमआरएनए बनता है उसके सेम ही होता है। ठीक है, अच्छा ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स है। सो अगेन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स का डायग्राम एग्जाम में यूजुअली आता नहीं है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स हम लोगों से ना एग्जाम में क्या कहते हैं डायरेक्टली 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर आप एक डीएनए ड्रॉ करके आ जाएंगे, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज दिखा दोगे, सिग्मा फैक्टर दिखा दोगे, फिर डीएनए का एमआरएनए का फॉर्मेशन दिखा दोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे रो फैक्टर दिखा दोगे, काम बन जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को चाहूँ तो बाकी टीचर्स की तरह बोल सकता हूँ कि अरे यार छोड़ दो डायग्राम मत करो, बट सॉरी ये सारी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम में 5-6 मार्क्स का डिफरेंस ला सकती हैं। अगर आप अपने क्वेश्चंस के साथ डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ, और एक बच्चा जो है जो डायग्राम ड्रॉ नहीं करे, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में 5-6 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। ट्रांसक्रिप्शन इन क्या है हमारा यहाँ पे प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स है। ये डायग्राम थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये ड्रॉ करने में कभी नहीं आता। ये डायग्राम जो है हमेशा लेबलिंग की फॉर्म में आता है कि यहाँ पे जो सीक्वेंसेज हैं, जैसे कि यहाँ पे ए कर देंगे, यहाँ पे बी कर देंगे, ये ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। 5th एंड की जगह सी लिख देंगे तो बताएं पूछेंगे कि 5th एंड पे कौन सी कैप होती है, तो ग्वानासाइन की होती है। 3rd एंड पे कौन सी होती है, तो पॉलीएडेनाइल टेल होती है। तो ये जो हमारा होता है ये कभी ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, ये यूजुअली हम लोगों को लेबल करने के लिए या ABC के फॉर्म में आता है, तो हमको बताना होता है। ठीक है, अच्छा डीएनए का एक डायग्राम मैं गलती से लगाना भूल गया। डीएनए में यूजुअली कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 2 सेगमेंट्स दिखा देते हैं, एक पे कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है और एक पे उसमें क्या कहते हैं अपना फ्रेगमेंट्स में सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो वो उसमें लेबलिंग के लिए हो सकता है आ जाए कि ओकाजा की फ्रेगमेंट्स क्या होती हैं। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, इसमें कोई दिक्कतें होंगी नहीं। अच्छा ये लैक ऑपरेन का डायग्राम है। वैसे तो लैक ऑपरेन मैंने अच्छे तरीके से डायग्राम से समझा दिया था, बट अगेन नज़र मारना ज़रूरी है इसके ऊपर, कहाँ पे हमारा इनहिबिटर जीन है, कहाँ पे प्रमोटर है, कहाँ पे ऑपरेटर है, ZYA का क्या सीक्वेंस है, एंड किससे हमारा ऑपरेटर बाइंड करता है, और सॉरी किससे हमारा रिप्रेसर बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज तो प्रमोटर से बाइंड करता है। तो ये सब कुछ एक बार इसके ऊपर नज़र मारना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी अब सीधा आते हैं हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के ऊपर। तो यहाँ पे 2-3 डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। एक तो मलेरिया की साइकिल, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एक एंटीबॉडी का क्या कहते हैं अपना स्ट्रक्चर, इसको H2L2 मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैवी चेन्स होती हैं और लाइट चेन्स होती हैं। ठीक है, और दूसरा HIV की लाइफ साइकिल। तो ये 3 डायग्राम्स इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HIV की लाइफ साइकिल तो जाहिर सी बात है अगर आएगी एग्जाम में तो ड्रॉ करके आनी ही पड़ेगी, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ड्रॉ भी करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने बायोगैस का एक प्लांट का एक डायग्राम दे दिया है। ये क्यों दिया उसका एक रीज़न है। ड्रॉ करना इज़ नॉट क्या कहते हैं नेसेसरी, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे डंक वाटर आता है, कहाँ पे स्लज इकट्ठा होता है, कहाँ पे डाइजेस्टर होता है। ठीक है, आउटलेट गैस कहाँ से निकल रही है,
गैस होल्डर कौन सा है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने मतलब दिखा दिया है कि इस पर एक नज़र। चलो जी, बाकी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डायग्राम देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर और कुछ खास है ही नहीं, तो ये डायग्राम ही है और इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करो, तो वही आप लोगों को यहाँ पे करना है। ओके, चलो जी। अच्छा, प्लाज्मिड का यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया है, उसका एक रीज़न है क्योंकि मैंने देखा था कुछ सैम्पल पेपर्स में क्या कर रहा था ना कि हमसे लोगों से पूछ रखा था कि PS1 जो होता है वो कहाँ पे होता है, या PVU साइट जो होती है वो कहाँ पे होती है, ठीक है। और हम लोगों से यहाँ पे दे रखा था कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले जो जीन है वहाँ पे कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन सी होती है, तो BAM H1 और सेल H1, ठीक है। EcoR1 और CalCAR1 और HIN3 कहाँ पे होती है, तो वो पूछ लेते हैं, ठीक है। सो इसलिए बस मैंने बता दिया कि आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि एम्पिसिलिन में 2 होती हैं, PS1 PUV1, और टेट्रासाइक्लिन में 2 होती हैं, BAM H1 और SAL1। तो ये अपने को पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को प्लाज्मिड का डायग्राम आ गया तो तुम वहाँ पे जाके शक्लें देख रहे हो, अरे यार ये तो हमने क्यों छोड़ा, रिग्रेट कर रहे हो। तो अगेन मेरे को पॉज करके एक बारी एंजाइम्स देख लेना, सारी की सारी साइट सारी की सारी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पीसीआर का डायग्राम है। अगेन पीसीआर जो है आप लोगों को क्या कहते हैं, क्वेश्चन अगर आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का कि किस तरीके से पीसीआर का प्रोसेस होता है, तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले डीनेचुरेशन, जहाँ पे डीएनए अलग अलग हो गए हैं, फिर अनिलिंग ऑफ प्राइमर्स, यहाँ पे प्राइमर अनिल कर गए हैं, उसके बाद टैग पॉलीमरेज जो है एक्सटेंशन करवाती है, तो ये पीसीआर का डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्या कहते हैं, सेम ही है। देखो जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है तो 2 की पावर n से आप लोग निकाल सकते हो, 2 की पावर n। एक साइकिल के बाद हम लोगों को 1 तो क्या ही ले, लेकिन जब क्या कहते हैं एक साइकिल होती है तो हमें एक डीएनए से कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं, ठीक है। 2 की पावर 1 हमारा वो हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो जैसे मान लो 2 साइकिल है, ठीक है, तो 2 × 2 4, 3 साइकिल हुई तो 2 × 2 4 × 2 8, ठीक है। 2 की पावर n से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब 4 साइकिल हो गई है तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, ठीक है। तो 2 की पावर n, यही सेम आप फॉर्मूला सेमी कंजर्वेटिव में भी निकाल सकते हो। आप लोगों से पूछा, मानो उसने क्या कहते हैं कि 2 की पावर 6 के बाद क्या रेशियो होगा, तो 2 की पावर 6 से कैलकुलेट कर लोगे। आपको पता है कि 0 हमारा हैवी बैंड होगा और हमेशा 2 हाइब्रिड बनेंगे, तो 2 निकाल करके सारे के सारे जो है लाइट में डाल दोगे और रेशियो निकाल दोगे, ठीक है। बायोरिएक्टर्स के क्वेश्चंस मैंने देखे थे, बायोरिएक्टर्स के डायग्राम के बारे में पूछा गया था कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एसिड बेस पीएच कंट्रोल के लिए होता है, स्टीम होती है स्टरलाइजेशन के लिए, बीच में क्या कहते हैं एजिटेटर होता है, मोटर होता है, फॉर्म ब्रेकर होता है, तो ये मैंने देखा था, ठीक है। सो बायोरिएक्टर्स भी हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। सो ये वाला एक बड़ी डायग्राम देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारा बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से है। अब इसमें क्या होता है कि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आता, बट इसमें क्या करते हैं ना कि ये सारे के सारे हटा देंगे। आप लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे A, यहाँ पे लिख देंगे B, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे C और फिर D। पूछ लेंगे कि ABCD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे पूछ लेंगे कि भैया हो सकता है यहाँ पे 2 लिख दें, बाकी जगह क्वेश्चन मार्क डाल दें, तो वो पूछ सकते हैं कि क्या क्या प्लेस कौन कौन ऑक्यूपाई करता है, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यही हमारा लास्ट डायग्राम था। इसके बाद इकोसिस्टम में कुछ खास डायग्राम है नहीं। इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ क्या कहते हैं एनर्जी, और पिरामिड ऑफ क्या कहते हैं एनर्जी हो गया, नंबर हो गया, बायोमास वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फूड चेन एंड फूड वेब मेरे ख्याल से आप लोग खुद बना लेंगे, उसमें कोई तकलीफ आएगी नहीं, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। सो जो मेन डायग्राम्स थे वो हमारे इसी चैप्टर तक थे, इको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तक। इकोसिस्टम के अंदर भी बस पिरामिड्स हैं और कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। इन डायग्राम्स के ऊपर एक बारी नज़र मार लेना, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बची होंगी तो हम लोग बाद में देख लेंगे। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।